ऊपर वाला हो गया था हमारा, एंटी सब्सिडी तक हो गया था ना। हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? हम लोग लास्ट क्लास बात कर रहे थे कि डंपिंग का मतलब क्या होता है। किसी चीज को कूड़े की तरह डंप करने को डंपिंग बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री ट्राइंग टू डंप इट्स डोमेस्टिक गुड्स इन इंडिया by a price discrimination policy and creating unhealthy competition। अगर इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई एक देश है जो अपने देश का वहाँ माल बिक नहीं रहा है, उसको हमारे यहाँ पे डंप कर रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, ठीक है, और अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। ये कुछ हद तक एंटी सब्सिडी जैसा लगता है, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा था अपने बिजनेसमैन को, यहाँ सब्सिडी वब्सिडी का कोई बात नहीं है, बस यही फर्क है। यहाँ जानबूझ के वो कंट्री का बिजनेसमैन ही प्राइसिंग कम करके इंडिया में माल बेचे। तो यहाँ पे क्या बोला, लेविड कब होगा? जब एक्सपोर्टिंग नेशन यहाँ भी सब्सिडी दे रहा है, एक्सपोर्टिंग नेशन गिविंग सब्सिडी सो दैट गुड्स कैन बी सेल्ड टू इंडिया एट लेस देन नॉर्मल वैल्यू। इंडिया में सामान को कम दाम पे बेचने के लिए सब्सिडी दे, तो जितना वहां पे उसको मार्जिन मिल रहा है डंपिंग करने के लिए, उतना का ही यहाँ पर टैक्स लग गया। ये सेम डिट्टो है, एंटी सब्सिडी है, बट गवर्नमेंट दो ड्यूटी रखा है ताकि वो केस थोड़ा अलग रखे, ये केस थोड़ा अलग रखे। क्योंकि एंटी सब्सिडी में एक प्रॉब्लम है, तुम गौर करो, एंटी सब्सिडी में कब कब नहीं लगेगा, जब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है, जब डोमेस्टिक गुड्स का यूज कर रहा है वो रॉ मटेरियल के रूप में, इसलिए उसको सब्सिडी मिल रहा है, या कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहा है इसलिए उसको सब्सिडी मिल रहा है, या कोई वो बैकवर्ड रीजन में बिजनेस कर रहा है इसको एडवांटेज का सब्सिडी मिल रहा है। मतलब वो इन सब रीजन को बोल के बच जाएगा ना इंडिया में अल्टीमेटली। हाँ, जब तक डायरेक्टली एक्सपोर्ट। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, एंटी सब्सिडी नहीं, हम एंटी डंपिंग की ड्यूटी के नाम से एक ड्यूटी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे वो सब क्राइटेरिया इंडियन गवर्नमेंट नहीं रखा। मतलब ये अपने आप में गवर्नमेंट एक रास्ता रखा, ठीक है। यस। यहाँ पे ड्यूटी का भाई जितना उसको नॉर्मल वैल्यू में माल बेचता तो किस दाम में बेचता, और अगर एक्सपोर्टिंग प्राइस जो कम है तो जो भी डिफरेंस है उतना ही हो गया, डंपिंग का वैल्यू उतना ही मार्जिन ड्यूटी इंडिया में लग जाए, ठीक है। एंटी सब्सिडी का, एंटी डंपिंग का भी प्रोविजन वही है। अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगा सकते हैं वो मैक्सिमम 90 दिन, वही सब्सिडी की तरह। किसी भी देश से तुम वाया माल भेज रहे हो या उसका शेप या स्ट्रक्चर बदल के भेज रहे हो तो भी लगा देंगे, और ये मैक्सिमम 5+5 मतलब एक बार 5 साल के लिए, फिर उसको आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सर, एंटी डंपिंग में भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एकदम दोनों में सेम है बेटा। एंटी डंपिंग एक्चुअली में एंटी सब्सिडी का भाई है, बस गवर्नमेंट दो ड्यूटी का तरीका बना के रख दिया ताकि अगर कोई कंपनी एंटी सब्सिडी से बच जाए तो ये लगा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं घुमा के उसको पकड़ी। अब आखिरी टॉपिक और ये चैप्टर खत्म की तरफ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। किस दाम पे ड्यूटी लगाए, गुड्स का कितना दाम है, $1 लाख कि $2 लाख कि $1,20,000। सर ये कैसे होगा, जितना में खरीदे उतना में लगाएंगे और क्या है ना। उसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। जनरली यही होता ही होगा ना कि अगर हम $1 लाख का बिलिंग है मेरा, तो $1 लाख इंटू इंडियन रुपीज करके जो इंडियन वैल्यू आएगा उसको लगा दीजिए ड्यूटी। बेसिक रूल तो यही बोलता है। यस सर। लेकिन गवर्नमेंट बोला नहीं, बेसिक रूल ये बोलता है ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हमको कोई डाउट हुआ तो हम कुछ रास्ता और भी घुमाएंगे, गुड्स का वैल्यू भी हम अपने हिसाब से निकलवाएंगे। सर वही बातें यहाँ पे पढ़नी है अगले 15-20 मिनट। क्या है सर वो, अच्छा एक और तरीके का टैक्स रखा, ड्यूटी निकालने का तरीका रखा, वैल्यू निकालने का, टैरिफ वैल्यू भी बोला। मतलब गवर्नमेंट वैल्यूएशन का 2 रूल रखा, ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब जिस दाम में तुम ला रहे हो, या फिर टैरिफ वैल्यू। सर ये टैरिफ वैल्यू क्या होता है, चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। तो CBIC बोर्ड जो है कस्टम डिपार्टमेंट का, मे फिक्स टैरिफ वैल्यू फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। मतलब CBIC बोलेगा तुम जो वैल्यू बोल रहे हो ना गुड्स का, उसको रखो तुम अपने पास, हमको कोई मतलब नहीं। कुछ सर्टेन गुड्स के केस में या कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन के केस में
वो लोग बोलेगा हम लोग तुम्हारे गुड्स का इतना वैल्यू मान रहे हैं, अब हम जितना वैल्यू मान रहे हैं उस पे ड्यूटी। सर ऐसा कब करेगा? दो इंपॉर्टेंट बातें। एक नंबर बात है कि बायर और सेलर जो है ना, वो लोग रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। नंबर दो बात, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। एंड लास्ट और आखिरी बात, ट्रांजैक्शन जो है ना वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ है। हम तीन बात बता रहे हैं, एक्सप्लेन सुन लो। पहला बात तो बायर और सेलर अगर आपस में रिलेटेड है तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। दूसरा बात, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बार्टर कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं मानेंगे, गुड्स का दाम नहीं मानेंगे। और आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है एक हाथ का दूरी। देखो ये थोड़ा मुहावरा टाइप का बात हो रहा है, बोलना ये चाह रहा है बेटा कोई रिलेटेड पार्टी वाला बात, कि अगर हम लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो एक हाथ की दूरी पे है, एक हाथ की दूरी पे मतलब हम लोग गले नहीं मिल रहे, मतलब हम लोग बहुत आपस में क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, बस वो जैसे दूर से हाथ मिलाते हैं वैसा रिलेशन है, बस दूर से हाथ मिलाने वाला। आर्म्स लेंथ का प्राइस मतलब का एकदम एग्जैक्टली मीनिंग बोले तो नॉट क्लोज एनफ, दोनों पार्टी एक दूसरे के क्लोज नहीं। तुम मेरी ब्रांच हो या हम आपके ब्रांच है ना, तुम फॉरेन की कंट्री के बिजनेसमैन हो, इंडिया में ब्रांच खोले हो, हम वही ब्रांच ऑपरेट करते हैं, तो सर यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि अब एक हाथ का मतलब एक हाथ का दूरी का मतलब क्या होता है, जितना दाम में एक अननोन पार्टी को बेचे होते हैं उतने ही दाम में आपको भी गुड्स दिए। तो ये तो रिलेशन पार्टी में उसको तो नहीं मानेंगे हम लोग। अरे अगर किए तब मानेंगे। ओके, इसी को तो बोलते हैं आर्म्स लेंथ होना, और यहाँ बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है। ओके ओके, अगर जितना दाम में हम वैष्णवी को दिया जो कि एक अननोन पार्टी है, उतना ही दाम में हम किरण को दिया जो मेरे कनेक्टेड पार्टी है, हाँ तब तो ठीक ही है। हाँ तब ठीक है, वही बोलना चाहते हैं। प्राइस ना हो तब उसको मतलब ये रिलेशन जो है ना वो प्राइसिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, हाँ तब ठीक है, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू के गुड्स का वैल्यू मान लेंगे। हाँ लेकिन सर अगर रिलेशन इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट बोला टैरिफ वैल्यू लेंगे, मतलब हम जो दाम बोल रहे हैं गुड्स का वही दाम हो जाएगा। ये तो टैरिफ वैल्यू का कहानी था। सर ये कैलकुलेशन तो करना नहीं है एग्जाम में, नहीं, ये तो आपको बता देगा कि टैरिफ वैल्यू इतना माने, ठीक है ना। तो सर ये वाला चीज हमको पढ़ने का दरकार नहीं। देखो मैं लिखा दिस इज डन इन दोज ट्रांजैक्शन इन दोज केसेस व्हेन देयर इज अ डिबेट ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सीबीआईसी बोल रहा है नहीं तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू तो इतना होना चाहिए था, तुम बोल रहे हो नहीं मेरा तो इतना ही हुआ। तो ये सब जब केस आएगा तो सीबीआईसी को लग रहा है कि नहीं तुम्हारा रिलेशन तो है कुछ ना कुछ, तो फिर वो क्या बोलेगा, हम तुम्हारे ट्रांजैक्शन को नहीं मानता, ड्यूटी हमको टैरिफ वैल्यू। तब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। यस अब आते हैं इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। सर टैरिफ वैल्यू में इतना ही बात है, इतना ही बात है कि कस्टम डिपार्टमेंट को अगर लग रहा है कि नहीं हमको टैरिफ वैल्यू नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मानना है, कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो टैरिफ वैल्यू मानेगा और आपको मानना पड़ेगा। आपको नहीं मानना, आप जाओ कोर्ट करो, केस लड़ो, ठीक है ना। यस सर, लेकिन सर ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी कुछ नियम कानून है क्या, ये हम जिस बात में डील किए उसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात करने। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, रूल 3 में लिखा हुआ। सर रूल 3 में बेसिक बात क्या लिखा हुआ है, जितना तुम गुड्स का एक्चुअली पे कर रहे हो या पेएबल है वो गुड्स का दाम मानेंगे, है ना। यस सर, यही तो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। हम किरण से 20 लैपटॉप मंगवाया यूएस से, किरण बोली एक लैपटॉप का यूएस डॉलर लेट से 500 दाम, तो हम क्या करेंगे 20,000
इंटू 500, है ना? यस सर। ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। हाँ 10 लाख मेरा डॉलर में हो जाएगा। अब उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिए और आप उस पर ड्यूटी लगा दीजिए। बेसिक बात तो यही बोलता है, बेसिक रूल। सर वो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। जो भी है 20,000 इंटू 500 करके जो वैल्यू है, हाँ उस वैल्यू को इंडियन रुपीज में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो अभी डॉलर का दाम 82 चल रहा है इस पर CBISC, तो 82 से मल्टीप्लाई किया तो 82 करोड़ वैल्यू आ गया, है ना? क्या हुआ? सर एक बार फिर से बोलिए। हम इस 20,000 इंटू 500 करेगा, हाँ जो वैल्यू आएगा वो तो डॉलर के टर्मिनोलॉजी में आएगा ना, हाँ उसको हम फिर इंटू करेगा इंडियन रुपीज से, उस दिन का वैल्यू CBISC के हिसाब से। हाँ रुपये में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे। हाँ हाँ ये बेसिक फंडा बोलता है, कॉमन सेंस वाला बात। यही बात रूल 3 में लिख दिया कि गुड्स का तुम जितना एक्चुअली पेड या पेएबल कर रहे हो, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा बात बोल दिया, सर ये पेड या पेएबल खाली गुड्स का दाम नहीं, इंपोर्टिंग का जो कस्टम स्टेशन है, जहां से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उस देश का कस्टम स्टेशन, ठीक है, यस सर। वहां तक का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। यस सर। अब गवर्नमेंट को यहां से कहानी में नए नए ट्विस्ट डालने की इच्छा हो, सर यही वैल्यू को जब इंपोर्ट करते हैं तो सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं तब FOB बोलते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो CIF वैल्यू को। CIF वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वहां के कस्टम स्टेशन तक, फॉरेन के कस्टम स्टेशन तक पहुंचाने का उसका जो खर्चा लगा, गुड्स का दाम तो लगा है, उसके अलावा कस्टम स्टेशन तक लाने का भी तो खर्चा लगेगा उसको। यस सर। वो वैल्यू में फिर इंश्योरेंस और फ्रेट लगेगा जब सी रूट या एयर रूट से सामान आएगा, हाँ तो वो इंश्योरेंस और फ्रेट को भी जोड़ो। मतलब सामने वाला पार्टी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, ये एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। किरण वो 20,000 लैपटॉप, 500 रुपया तो वो उस पर खर्चा की, $500 तो वो मेरे से ले रही है कुछ का दाम का, हाँ उसके अलावा उसको $100 कस्टम स्टेशन तक सामान लाने में लगा, ठीक है। एंड जो भी और वो कुछ खर्चा की, मेरे हिसाब से डिजाइन कन्वर्जन, मेरे हिसाब से उसमें कुछ और एसेसरीज ऐड, वो सब का भी वैल्यू जोड़ेगी वो। हाँ अब वो जो कस्टम स्टेशन पे लाके शिप में सामान चढ़ाई, उसी तक के वैल्यू को बोलते हैं FOB, ठीक है। अब ये इंडिया है, अब ये इंडिया में आने के लिए बीच में जो शिप चलेगा उसमें कॉस्ट लगेगा फ्रेट, ठीक बात। और सर समुद्र में रिस्क भी है, या हवा में रिस्क भी है, जमीन से आने में भी रिस्क है। तो इंडिया में जब भी माल इंपोर्ट होगा ना, बिना इंश्योरेंस के इंपोर्ट नहीं हो सकता, तो सर इंश्योरेंस का भी खर्चा लगा। तो सर जी FOB में जब आप फ्रेट और इंश्योरेंस भी जोड़ लो, उसी को बोलते हैं CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इस वैल्यू पे आप इंटू इंडियन रुपीज करेंगे, अब जो वैल्यू आएगा उस पर ड्यूटी लगाएंगे। अभी हम प्रैक्टिकल सम में दिखाएगा आपको 2 मिनट में। ओके सर। पहले लॉजिक ये समझो, सामने वाला पार्टी अपने एक्सपोर्टिंग स्टेशन तक जो लेकर आने का खर्चा लगा, वो तो वो लेगा ही मेरे से, वो उसके अलावा रास्ते का इंश्योरेंस और रास्ते का फ्रेट जोड़ लीजिए। अब उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए और उस पर ड्यूटी कैलकुलेट कर लीजिए। बात की है? यस सर। और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लगेगा? जब हम आपको बोला ही था कि बायर एंड सेलर रिलेटेड पार्टी नहीं है, प्राइस सोल कंसीडरेशन है, और अगर रिलेटेड है तो रिलेशन प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, आर्म्स लेंथ प्राइस इसी को बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे डील हो, ठीक है। यस सर। सर और वो जो मेरे से बायर क्या क्या जोड़ेगा बेटा, एक बार जरा सोचो। सर किरण अगर गुड्स में कुछ भी कमीशन लगा उसका, वहां पे कंटेनर का कोई भाड़ा लगा है, पैकिंग चार्ज लगा है, कोई रॉयल्टी लगा है, सब जोड़ लेगी किरण। कोई डिजाइनिंग का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है,
कोई मेरे बोलने पे कोई टू या कोई डाइज या कोई मोल्ड एक्स्ट्रा दिया हो मेरे को, हाँ, मेरे हिसाब से गुड्स को डेवलप करना पड़ा, गुड्स में कुछ चेंजेस करवाया मुझसे, कोई एसेसरीज वगैरह दे रही है वो हमको, ये सब जोड़ लेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे एफओबी। अब इसमें सर वो क्या क्या जोड़ेगी, एक तो फ्रेट और एक इंश्योरेंस, तब जाके वैल्यू आएगा इसलिए। तो ये था एफओबी, कम कस्टम स्टेशन तक, वहां के यूएस के कस्टम स्टेशन तक गुड्स का वैल्यू प्लस वहां तक लाने का किरण को जो खर्चा हुआ किरण सब जोड़ ले। मान लो वो कस्टम स्टेशन के अंदर लाने के लिए उसको कोई ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ा, वहां पर ब्रोकर चार्ज लगा, मेरे से लेगी। हम उसको, अगर वो मेरे मान लो ये ऑयल है या कोई ऐसा चीज है जिसको अलग टाइप का कंटेनर में पैक करना पड़ा, वो भी लेगी। हम उसको बोला देखो गुड्स खराब नहीं हो जाए इसलिए स्पेशल पैकिंग करके दो, स्पेशल पैकिंग का चार्ज लेगी, रॉयल्टी लेगी। अगर उसको बनाने के लिए वहां पे कोई रॉयल्टी पे करना पड़ा इस बात का, कोई स्पेशल मोल्ड या डाइस मेरे हिसाब से अटैच की है, कुछ भी मेरे लिए वो खर्चा किए। अब आता है असली ट्विस्ट और इसके बाद प्रैक्टिकल सम्स और चैप्टर खत्म। सर भाड़ा कितना लगाएगी क्यों, या फिर इंश्योरेंस का पैसा कितना ऐड करेगी? अगर ये वेसल या व्हीकल से गुड्स आ रहा है किरण, अगर ये वेसल या व्हीकल से आ रहा है और भाड़ा एग्जैक्टली पता है, भाड़ा पहले से असर्टेंड है, तो फिर जितना भाड़ा लग रहा है किरण वही ऐड करेगी। और अगर भाड़ा असर्टेंड नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी, इसीलिए एफओबी इतना इंपॉर्टेंट होगा। अब समझ में आ जाएगा। तो अगर किरण वेसल या व्हीकल से सामान भेज रही है, मतलब हवा या पानी या जमीन से, yes, तो फिर अगर एक्चुअल अमाउंट अगर पता है तो, नहीं पता है तो 20% एफओबी। लेकिन सर अगर एयरक्राफ्ट से भेज रही है तो एक्चुअल अमाउंट या 20% ऑफ पीछे भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पता हो या नहीं पता हो। वेसल व्हीकल में अगर पता है तो जो पता है वो लगा लो, हाँ, तब कंपेयर नहीं करना होगा। तब कंपेयर करने का दरकार नहीं है। नहीं पता है तो एफओबी का 20% कैलकुलेट करके लगा लो। हाँ, लेकिन सर अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो पता हो या नहीं पता हो, कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, और पीछे भी लोअर, यानी गवर्नमेंट आपको फायदा देना चाह रहा है एज इम्पोर्टर। ठीक है, सर ऐसा सिर्फ एयरक्राफ्ट में क्यों? गवर्नमेंट को लगा कि एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी बहुत हाई भाड़ा लग जाता है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा तुमसे कम वैल्यू पे टैक्स लेना चाहता है। ये तो ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए हो रहा है ना, हाँ, हाँ, तो कम वैल्यू पे ड्यूटी लेना चाहिए। और इंश्योरेंस के लिए क्या बोला, बोला वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट किसी से भी आए, अगर पता है तो जो पता है वो लगा लो, नहीं पता है तो 1.125% ऑफ एफओबी। बात समझ में आई? सम्स का पेज आया स्क्रीन पे? यस सर। वैष्णवी आपको ये जो पार्ट है ये सम्स से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जो भी हम पढ़ाए हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो सुन लो। हम लोग गुड्स का वैल्यू क्या लेंगे वो पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट हो, ठीक है ना? यस सर। तो वो आपको अभी प्रैक्टिकल सम में समझ में आ जाएगा, चिंता का बात नहीं। पहले आपको थोड़ा सा नोट्स बता लेंगे। एक बात सुन लो वैष्णवी, आप पहले मेरे से, फिर आप सम पे चलो। ये बात जैसे देखो यहाँ पे बोला, मिस्टर सुयंस imported 1000 यूनिट of $200 each and incurred the following expenditure। तो गुड्स का दाम कितना हो रहा है? 1000 इंटू 200 यस सर। डॉलर, यस सर। हाँ, हाँ डॉलर। इसको पहले बाद में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट भी करेंगे। हाँ। सर आपका इंश्योरेंस चार्ज लगा 48,000, ठीक है? यस और आपको डॉलर का एक्सचेंज रेट बोला है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री है उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज है 50 रुपया 7 जनवरी को, और जिस दिन आपका एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ है उस दिन 2 जनवरी को 52 रुपया दाम है। कौन सा लेंगे? जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हो। हाँ, डॉलर तो वही लेते हैं। यस सर। यस तो सर। सर $50 से यानी $2 लाख आपका बन रहा था। 1000 इंटू 200, यस सर। उसको इंटू 50 करके आप INR में कन्वर्ट कर लिया। एफओबी कितना आ गया आपका?
करोड़। 1 करोड़। अब आप Yes. क्या क्या ऐड करोगे इसमें? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया हुआ है और फ्रेट। हाँ, यही चीज सिखाना था। फ्रेट बोले नहीं बोले, उस पे भी ड्यूटी लगेगा। तो जब फ्रेट नहीं पता हो तो क्या करना चाहिए? कैसे सामान आया नहीं बताए सर, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं बताया तब 20% ऑफ FOB। हाँ यही तो पढ़े थे अभी वैष्णवी। यस भाड़ा अगर नहीं पता हो तो 20% ऑफ FOB। यस सर। ठीक है सर। और इंश्योरेंस पता हो तो जो पता है वो, नहीं पता हो तो 1.125%। ये बेटा की परसेंटेजेस मत भूलना। खैर आगे सामने आएगा, भूलोगे नहीं। तो सर यहाँ पे कर लिया 1 करोड़ में। अब देखो फ्रेट कैसे ऐड किया? 1 करोड़ FOB और 1 करोड़, यस सर। उसमें 20% ऐड किया, 20 लाख और। हाँ 1 करोड़ 20 लाख हो गया, उसमें इंश्योरेंस ऐड किया, यानी 1 करोड़ 20 लाख 48,000 इंडिया में गुड्स का दाम पड़ा। हाँ ठीक है वैष्णवी। चलो इस सम्स का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इस बार कहाँ से ला रहे हैं सामान? बाई एयर। एक्स इम्पोर्टेड बाई एयर। वही 1000 यूनिट। ये जो रुपीस गलती से लिख दिया, इसको ये लोग डॉलर में ये रुपीस ही दे दिए। चलो ठीक है, रुपीस दे दिए। मेरे को बोला फ्रेट लगा है एक्चुअली इनकम 42,000। सर जी जब एयर से आता है ना तब क्या रूल है? सर 20% ऑफ FOB और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर। हाँ, और यही वेसल व्हीकल से आता तो जो पता था वही ले लेते। वही ले लेते हैं। नहीं पता होता तब 20% FOB मिल जाता। हाँ ठीक है वैष्णवी। यस ठीक है सर। तो फ्रेट लगा आपका बयान लीजिए। इंश्योरेंस भी पता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज भी पता है। सर लोडिंग अनलोडिंग चार्ज से हमको कोई मतलब, ठीक है, ये मान लेंगे वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे फ्री FOB तक जाने के लिए तो ऐड करेंगे ना। नहीं बेटा 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 बेटा, ये लोडिंग अनलोडिंग चार्ज वहाँ का नहीं बता रहा, इंडियन रुपीज में बता रहा है आपको। ओके ओके, यहाँ आने के बाद। यहाँ पे लगा है वो, इस पे ड्यूटी नहीं देंगे हम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो FOB कितना हुआ मेरा? 1000 × 200, 2 लाख रुपया। यस सर। अच्छा फ्रेट के केस में भाई कितना एक्चुअल लग रहा है मेरा? 42। हाँ जबकि 2 लाख का 20% कितना होते हैं? 40,000। हाँ, तो whichever is lower। हवा से आएंगे तो भाड़ा के केस में 20% ऑफ FOB या एक्चुअल whichever is lower देखना पड़ेगा। तो मेरा एक्चुअल 42 है लेकिन FOB 40 है, 40 ले लेंगे। इंश्योरेंस तो पता है तो वही ले लेते हैं। तो मेरा कुल 41,000 कुछ का दाम पड़ा। यस सर। चलो एक और सम बढ़ाते हैं। मिस्टर विशाल इम्पोर्टेड 1000 यूनिट एट $100। बिल ऑफ एंट्री वाज फाइल्ड ऑन 7 जुलाई 2018। तो 1000 यूनिट की चीज का लाया है, $100 एक का दाम है। बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ 7 जुलाई 2018 को। एंट्री इनवर्ड वाज इशूड ऑन 11 जुलाई 2018। अब आपको बता रहा है रेट ऑफ ड्यूटी 7 जुलाई का 11 जुलाई का भी। कौन सा लेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी। पर ड्यूटी तो 11 का। हाँ, Exchange whichever is लेटर। later। लास्ट क्लास पढ़े थे। ड्यूटी में देखेंगे बेटा बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड, whichever is लेटर। डॉलर पाउंड का रेट में देखेंगे सर बिल ऑफ एंट्री का डेट। सर ड्यूटी में एंट्री इनवर्ड में येलो या वाइट? वाइट बिल, वाइट बिल, वाइट बिल। बट यहाँ बोला नहीं है तो मानेंगे वाइट बिल ही फाइल करा, लेके जा रहे हैं कुछ को। बात आपका करेक्ट है सर, यहाँ पे येलो बिल होता नहीं, वाइट बिल होना चाहिए। सर आपने किसी चीज में बोला था ना कि येलो या वाइट जो भी हो, उसमें वाइट पर्टिकुलरली नहीं बोला, वो किसमें था? डॉलर के रेट के लिए। अच्छा अच्छा, अगर वो पहले है तो येलो भी अगर पहले तो मान लेंगे ना। बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है ना, व्हाइट या येलो कुछ भी, उस दिन जो डॉलर का रेट है हम रेट पे ले लेंगे। लेकिन जब ड्यूटी के लिए रेट देखेगा तो व्हाइट बिल या एंट्री इनवर्ड whichever is लेटर। ठीक है। यस तो सर हाँ बोलो। तो यहाँ पे whichever लेटर में कौन सा लेटर है? एंट्री इनवर्ड। सर मैं पूछ रही थी ड्यूटी के केस में अगर जैसे बिल ऑफ एंट्री से पहले तो एंट्री इनवर्ड हो सकता है, क्योंकि हम लोग 30 डेज पहले तक कर सकते हैं ना। बिल ऑफ एंट्री पहले हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री हम लोग फाइल करते हैं बेटा, एंट्री इनवर्ड तो प्रॉपर ऑफिसर देता है। आराम से सुनो मेरा बात। एंट्री इनवर्ड जो होता है ना, एंट्री इनवर्ड यस सर। वो प्रॉपर ऑफिसर देता है शिप को एंट्री करने का।
और बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करते हो, येलो बिल फॉर वेयर हाउसिंग, व्हाइट बिल फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। तो हाँ तो ड्यूटी के केस में रूल क्या बनता है, दोनों में विचएवर इज लेटर। जबकि Yes. डॉलर के केस में डॉलर का रेट क्या होगा, उसके केस में बात बनता है जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल। चाहे वो येलो हो चाहे वो व्हाइट। बिल्कुल सर, यहाँ टेंशन नहीं था इस समय क्योंकि एक ही रेट ऑफ डॉलर दिया था, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी में फर्क पड़ रहा है, विचएवर इज लेटर लेना है। हाँ तो बाद में लगाएंगे इसको, जब लगाएंगे तो। इसके बाद क्या बोला, मेरे को वहां $4,000 का फ्रेट लग गया और इंश्योरेंस लग गया $2,000। सर यहाँ पे ये बोला नहीं है गाड़ी हवा से आएगी पानी से आएगी, तो सर मान लेंगे पानी से आएगी। और जब पता होता है तब जो पता हो वही लेते। ठीक बात। यस सर। तो आपका एफओबी कितना बना, 1000 into 100, $1 lakh। $1,00,000। उसको इंटू 50 किए तो 50 लाख रुपीज, यही हो गया एफओबी। यस सर। अब फ्रेट और इंश्योरेंस जब पता है तो वही लेंगे। हाँ तो पता लेकिन डॉलर के टर्म में कोई बात नहीं, सर एनआर में कन्वर्ट कर ली, हाँ 2 लाख और 1 लाख। तो सर आपका CIF वैल्यू कितना बन गया, 53 लाख। अब इसके ऊपर बेटा ड्यूटी लगता है ना। हाँ हाँ तो ड्यूटी कौन सा लेंगे, विच लेटर 12% वाला। यस सर। देख लीजिए ड्यूटी कैलकुलेट की 12%, 6,36,000। अब उस पर 10% HWS भी लगाएंगे सर, हाँ तो सर 63,600 हमको HWS भी लग जाएगा। तो मेरे गुड्स का इंडिया में लैंडेड वैल्यू कितना बढ़ गया, 59,99,600। और अगर आपसे कोई पूछ लेता खाली यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एग्जैक्टली मांगा क्या है, SSML वैल्यू भी निकालो और ड्यूटी पेएबल भी निकालो। तो ड्यूटी पेएबल को पता चली गया बेटा, ये दोनों ड्यूटी को जोड़ लो, 636 को 62,600। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलो एक बार मस्त सम करते हैं। मिस्टर गिरिराज इंपोर्टेड गुड्स एट अ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ ₹6 लाख। 6 लाख रुपया का वो सामान मंगवाया। However, as per the terms of sale, following payment are further to be made। सेल का टर्म्स में क्या बोला था वहाँ पे, उसको भाड़ा देना है 1.5 लाख, इंश्योरेंस का भी देना है 2,000, लोडिंग अनलोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट यानी वहाँ का पोर्ट हाँ 8,000 रुपया वहाँ मिलेगा। रॉयल्टी एंड पेटेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। ये भी हाँ। मतलब किरण मेरे लिए सामान बना के भेज रही थी, किरण को ये सामान वहाँ बनाने के लिए किसी और से कॉपीराइट लेना पड़ा या पेटेंट राइट लेना पड़ा। यस सर। मतलब किरण जो अमेरिका में सामान बनाती थी, उस सामान को अमेरिका में बनाने का राइट वैष्णवी के पास था। तो किरण को वैष्णवी से वो राइट भी खरीदना पड़ा नीरज को गुड्स बना के देने के लिए। यस सर। तो उसका वहाँ पे रॉयल्टी भी चार्ज लगा। ठीक है सर। पैकिंग चार्ज लगा 80,000 का, सेलर कमीशन, बाइंग कमीशन, 2 कमीशन लगा। अब यहाँ ये सीखने लायक बात होगा कि दोनों में से कौन सा कमीशन लेना और कौन सा नहीं। बाइंग शायद कभी नहीं लेते ना। एग्जैक्टली। ठीक है, बाइंग कमीशन शेयर नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो ठीक है सर, कुछ फ्लेजर सम करते हैं। सर जी आपका और क्या दिया आपको सब में डेटा, नीचे में आके हमको ये लोग किस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, किस दिन एंट्री इनवर्ट फाइल हुआ, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी भी दिया, विचएवर इज लेटर लेना है। यस सर। तो ये 5 जुलाई को एंट्री इनवर्ट फाइल हुआ, जबकि आप बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दिए थे 7 जुलाई, सॉरी बाद में फाइल किए 7 जुलाई। तो बाद में जो फाइल हुआ तो 10% आप बच गए, वाह आपका फायदा हुआ। 12 की जगह 10% ड्यूटी देना पड़ेगा। तो चलिए सर, एफओबी कितना लगा आपका, 6 लाख। उसके अलावा आपका पैकिंग चार्ज, एक्चुअली मैंने ये लगा एफओबी गलत लिखा है, ये गुड्स का दाम है, गुड्स वैल्यू, और ये ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, यहाँ एफओबी लिखना है। ठीक है। यस। तो सर गुड्स का दाम कितना है, 6 लाख। उसके अलावा देखो क्या क्या चार्जेस इंक्लूड किए। सर इंश्योरेंस और फ्रेट तो बाद में लगेगा, पहले एफओबी निकालिए। इसीलिए हम वो बार बार एफओबी सिखा रहा था कि वहां के कस्टम स्टेशन तक सामान लाने का खर्चा, जो भी खर्चा किरण को लग रहा है, गुड्स का दाम प्लस जो भी खर्चा किरण को लग रहा है, वो सब जोड़ेंगे तब एफओबी आएगा। तो सब किरण को क्या क्या खर्चा लगा, लोडिंग अनलोडिंग लगा, रॉयल्टी लगा, पैकिंग चार्ज लगा, सेलर कमीशन लगा, तो देखो सब जोड़िए।
पैकिंग चार्ज जोड़ा, सेलर कमीशन जोड़ा, ज्वेलरी जोड़ा, लोडिंग अनलोडिंग जोड़ा, सब जोड़ लिया। तो आ गया एफओबी। ठीक है वैष्णवी। यस सर। अब आइए सर भाड़ा के ऊपर और इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि एफओबी के बाद लगता है फ्रेट और इंश्योरेंस। सर गाड़ी का सामान कैसे आ रहा है देखिए जरा। बोला कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है ना। मतलब हवा से आ रहा है, पानी से आ रहा है कि जमीन से आ रहा है? सर नहीं बोला कुछ। तो अगर जमीन और पानी से आए तब तो अगर फ्रेट और इंश्योरेंस पता है तो जो पता है वो ले लो। यस सर। और हवा से आता तो फिर एफओबी का 20% या फ्रेट इंश्योरेंस पीछे लोअर लेना पड़ता है फ्रेट के केस में। ठीक है सर, यहाँ पता है। एक बार झमेला छोड़िए, अगले सम्स में वही झमेला आएगा आपके। तो सर फ्रेट 1.5 लाख और इंश्योरेंस 2 लाख जोड़ लिए। अब जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, इसलिए नाम CIF। C माने कॉस्ट गुड्स का, I माने इंश्योरेंस, F माने फ्रेट। तो कितना आया सर? 8,59,000। 10% ड्यूटी लगा, 10% HWS लगा। तो इंडिया में लैंडेड वैल्यू कितना पड़ा उसका? 9,53,490। और ड्यूटी पेबल कितना लगा? 75,900 और 8,590 को जोड़ लीजिए, ड्यूटी पेबल आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज गौर से पढ़ लेना, यहाँ बोला ड्यूटी पेबल भी निकालना। चलिए सर एक और मस्त क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमको एक बात और थ्योरेटिकली पढ़ाना, नोट्स पे जाएगा। कंप्यूटर वैल्यू द इंपोर्टेड गुड्स ऑफ कस्टम पर्पज फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 3 अलग अलग केस दिए आप, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या बोला? प्राइस एक्चुअली पेड टू द सेलर जो है, पहले केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्चुअली पेड टू द सेलर 10,000, पैकिंग का भी दाम लगा 1,000, लेबर चार्जेस वहां पे पैकिंग का लगा 200, प्राइस ऑफ द मटेरियल सप्लाई टू सप्लाई बाय फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको आपका सेलर कुछ आइटम फ्री में भी दिए, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है हमको कोई मतलब नहीं है फ्री में दिए, हम ड्यूटी तो लेंगे। ये कभी मत सोच लेना कि कोई सामान फ्री में मिला तो कस्टम डिपार्टमेंट ड्यूटी भी छोड़ दे। याद है हम एग्जांपल दिया था, तेंदुलकर को फरारी गाड़ी मिला था तो वो तो गाड़ी गिफ्ट में जीता था एज अ मैच विनिंग प्लेयर, लेकिन उसको इंडिया में गाड़ी का 200% कस्टम ड्यूटी देने का बात होगा। तो फ्री का कोई मतलब नहीं, आपको फ्री पड़ा कोई दिक्कत नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है तुम फ्री में मंगाओ ना, लेकिन हमको ड्यूटी दे दो, ठीक है। तो कुछ और आपको मटेरियल को सप्लाई किया फ्री में 1,000 रुपये, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगा 1,000, इंश्योरेंस का 113 रुपया, लोकल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इस पे देंगे क्या हम कस्टम ड्यूटी? अरे सर जी कस्टम स्टेशन से निकाल के घर लेके जा रहे हैं, उस पर कस्टम डिपार्टमेंट को क्या मतलब है? उस पर हम क्या, तब तो फिर आप बोलोगे तुम्हारा गोडाउन में रेंट लग रहा है उस पर भी ड्यूटी दे दो, तुम सेल में एडवर्टीजमेंट खर्चा कर रहे हो उस पर, सब पे ड्यूटी लगा देंगे। कस्टम निकलने के बाद हमको क्या मतलब? तो लोकल ट्रांसपोर्ट लगा था 500 रुपये लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आइटम बेवकूफ बनाने के लिए दिया एग्जाम। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको बोला है बाई सी मंगवाया, तो जब बाई सी मंगवाते हैं बेटा तो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस अगर पता है तो जो पता है वही ले लेते हैं। चीजों को इस सब में क्या किया, 10,000 गुड्स का दाम, उसमें पैकिंग मटेरियल जोड़ा, लेबर चार्जेस जोड़ा, एक्स्ट्रा मटेरियल सप्लाई किया वो भी जोड़ लिए, तो मेरा एफओबी आ गया 12,200। कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस दोनों पता था हमको 1,000 और 113 रुपया, दोनों पता था वो भी जोड़ लिए, मेरा आ गया CIF। हमको इस सब में CIF निकालने बोला, ड्यूटी निकालने नहीं बोला, क्योंकि ड्यूटी का डेटा नहीं दिया। लेकिन केस 2 में देखो क्या हुआ सर, केस 2 में क्या हुआ, 20,000 का सामान मंगवाए, पैकिंग चार्ज नहीं लगा, लेबर चार्ज नहीं लगा, अलग से कोई मटेरियल फ्री नहीं था, लेकिन अब देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस अनसर्टेन है पहले से, लोकल ट्रांसपोर्ट लगेगा नहीं, इसलिए बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप मंगवाए किस रास्ते से? सी से। तो बेटा जी जब नहीं पता हो तब रूल क्या है? 20% ऑफ एफओबी और 1.125% 1.125% ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है सर लगा दीजिए। आपका एफओबी कितना आ रहा है? 20,000 है, बाकी कोई चार्ज है नहीं। यस सर। तो 20,000 आपका एफओबी आ गया। अब उस 20,000 का 20% 4,000 और 20,000 का 1.125% 225, ठीक है। यस सर।
तो आपका वैल्यू आ गया 24,225 CIF, जिसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट हो सकती है। थर्ड केस में क्या दिया सर, आप 30,000 का सामान मंगाए थे, पैकिंग नहीं लगा, लेबर चार्ज नहीं लगा, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल सप्लाइड नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा 9,000, इंश्योरेंस का 500, लेबर चार्ज ये लोकल से मतलब नहीं है, मंगवाया किस रूट से, एयर, तो एयर में रूल क्या हो जाता है ट्रांसपोर्ट के केस में, फ्रेट के केस में सॉरी, हाँ 20% of FOB और actual cost whichever is lower। 20% FOB और एक्चुअल whichever lower। अगर हवा से आ रहा है तो ये रूल लगाना पड़ेगा फ्रेट के केस में, लेकिन सर इंश्योरेंस के केस में सबके लिए एक ही रूल है, हवा पानी जमीन सबके लिए। पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता है तब 1.25%। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमको पता है तो ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो मेरा 30,000 गुड्स का दाम था, बाकी कोई खर्चा नहीं है, तो 30,000 ही FOB आ गया। यस सर, उसका हम पहले अब देखो कितना आ रहा है, 30,000 का 20% कितना होगा 6,000, लेकिन आपका एक्चुअल ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लग रहा है 9,000। हाँ, तो एयर के केस में रूल है विचेबल लोअर, तो विचेबल लोअर तो 6,000 लगा। लेकिन सर एयर से मंगाते और पता ही नहीं होता तब क्या करते हैं, तब 20% वाला। हाँ, तब ये मत बोलते विचेबल लोअर यानी जीरो, नहीं पता है तो जीरो नहीं वो नहीं हो, ट्रांसपोर्ट लगेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, और सर इंश्योरेंस में तो पता है, तो जो पता है वो ले लो, नहीं तो 30,000 का 1.25 कैलकुलेट करते, बट सर यहाँ पता है तो 500 ले लो। याद है मेरा मुझको, यस सर, ये है आपका मोटा मोटी ऐसा आपको समझेगा। ये PDF अभी आपको शेयर करेगा, इस PDF में खाली क्वेश्चन आंसर ही है, ओके। कस्टम का शुरू से एंड तक मतलब प्रैक्टिकल सम्स ही है खाली, वो डेट्स वाला भी कि कौन सा डॉलर का रेट ले, कौन सा रेट का डेट ले, वो सब के ऊपर भी सम्स है, और नीचे आते आते ये कंबाइंड सम्स भी जो आपकी टीचर बोली थी, ये सब है इसमें। ठीक है, यस सर। अब हम आ जाते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, थ्योरेटिकल। सर अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि बायर एंड सेलर रिलेटेड पार्टी है, या बायर एंड सेलर का रिलेशन प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी फेयर मार्केट डील नहीं हुआ था बायर और सेलर के बीच में, या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो वो टैरिफ वैल्यू लगाएगा। यस, मतलब जहाँ रूल 3 पॉसिबल नहीं है, ट्रांजेक्शन वैल्यू को रूल 3 बोलते हैं, ठीक है, तो वो टैरिफ वैल्यू लगाएगा कैसे, क्या लगाएगा? मतलब मन से उठ के गवर्नमेंट ये बोल देगा क्या 200 रुपया दाम? नहीं, ऐसे नहीं होता सर। तो सर उसके लिए रूल 4, रूल 5, रूल 6 नहीं सॉरी, रूल 7 और रूल 8, 4 रूल है। गवर्नमेंट ये चारों रूल को खंगालेगा, इनमें से जो लगा पाएगा वो लगा देगा। चारों ही नहीं लगा तो रूल 9 भी है, उसका भी बात 2 मिनट में करेंगे, ये 2 मिनट का टॉपिक अभी। सर रूल 4 क्या बोलता है? सर जब ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट को लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा, उसी नेचर का आइडेंटिकल गुड्स जो इंडिया में उस पीरियड के आसपास और उसी क्वांटिटी में इंडिया में एंटर किया। मान लो हम सैमसंग A34 इंडिया में मंगवाया 20,000 पीस बेचने के लिए, ठीक है, 20,000 यूनिट 25 जनवरी को हम सैमसंग A34 मोबाइल का बेचने के लिए मंगवाया किरण से, जो किरण US की पार्टी है, लेकिन किरण मेरी रिलेटेड पार्टी है, वो मेरा हेड ऑफिस है, वही मेरी ब्रांच है, वो मेरा एसोसिएटेड है, वो मेरा होल्डिंग कंपनी है, हो सकता है ना रिलेशन। तो यस सर। तो सर गवर्नमेंट बोलेगा भैया जी आप तो जो बता रहे हैं कि 500 रुपये एक मोबाइल का दाम, $500 वो गलत है, या $50 जो भी वो गलत है, इसका तो दाम कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए था, आप जानबूझ के कम करवाएं अपनी पार्टी से बिलिंग में, क्योंकि वो आपकी रिलेटेड पार्टी है। तो हम ट्रांजेक्शन वैल्यू तो नहीं लेने देंगे। तो हम बोला तो क्या लेंगे? बोला उसी टाइम पे सैमसंग A34 लगभग उतना ही क्वांटिटी में और उसी पीरियड के आसपास, ये दोनों बात ध्यान रखना। अगर पीरियड का लंबा गैप है तो दिक्कत है, क्योंकि तब रेट्स बदल जाती है। यस सर। गुड्स का वैल्यू अप डाउन हो ही सकता है उतना दिन में। किरण वैष्णवी कोई और पार्टी से US से सामान मंगवाई थी सेम 6 महीना पहले, और हम आज मंगाए। सर 6 महीना में क्या गुड्स का सेम दाम रहता है क्या? नो सर।
यस सर। वैसे वैष्णवी मंगवाई 200 पीस और हम मंगवाया 20,000 पीस, ये भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। यस सर। अरे सर, वैष्णवी जिस दाम में मंगवाई है आपको उससे सस्ता तो मिलना ही था, क्योंकि वो मंगाई 200 पीस, आप मंगाए हो 20,000 पीस, तो आप लोगों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर लगभग 18-19,000 पीस, 15,000 16,000 पीस वो भी मंगवाई है और मेरे डेट के आसपास ही मंगवाई है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है सेम चीज कोई और पार्टी अगर इंडिया में मंगवाए, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली, क्वांटिटी, रेपुटेशन सब सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मंगवाया सैमसंग और वो मंगवाई एप्पल और हम कंपेयर करें। सर ये तो पागल वाला बात हो गई है ना। Yes, sir. और उसी देश से मंगवा रहे हैं हम भी, और उसी देश से की रहे वैष्णवी भी मंगवाई। ऐसा नहीं कि हम यूएस से मंगाए, वैष्णवी साउथ कोरिया से मंगाई। सेम देश से मंगवाए, लगभग सेम क्वांटिटी में मंगवाए और डिट्टो आइडेंटिकल गुड्स मंगवाए और सेम पीरियड के आसपास। तो गवर्नमेंट क्या बोला? उसका जो वैल्यू है वही तुम्हारा वैल्यू नहीं है। ठीक बात। रूल 5 सर, वैसा फोन आया ही नहीं आसपास इंडिया में, तो या उतना क्वांटिटी में कोई मंगवाया नहीं, तो बोला ठीक है आइडेंटिकल नहीं मिल रहा, कुछ उससे मिलता जुलता गुड्स मिलेगा वो ले लेंगे। सैमसंग A34 नहीं आया, सैमसंग A32 आया है ना, तो वो ले लेंगे। सर पर उसका प्राइस तो अलग होगा, थोड़ा डाउन होगा। गवर्नमेंट उसमें भी ऊपर एक टॉपिक को और बात करना है 2 मिनट का। लेकिन देखो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको गलत नजर आ रहा है, तो कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको गुड्स का प्राइस डिसाइड करने का। तो क्या बोला? आइडेंटिकल। रूल 4 में बोला आइडेंटिकल नेचर, रूल 5 में बोला सिमिलर नेचर अगर कुछ मिल जाए तो, आइडेंटिकल अगर नहीं मिले तो। ठीक है, तो देखो सिमिलर में क्या बोला? सिमिलर कंपोनेंट बट नॉट अलाइक। अलाइक मतलब आइडेंटिकल नहीं है भाई, हम A34 मंगाया वो A32 मंगवाइए, लेकिन गवर्नमेंट बोला हम वो ले लेंगे। थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो देखो यहाँ पे बोला रूल 7 और रूल 8 में, तो कुछ चीजें अगर ऐड करनी है या कुछ चीजें माइनस करनी है तो वो माइनस और ऐड होगा। जैसे मान लो वैष्णवी जो मंगवाई है उसको कमीशन या ब्रोकरेज का भी चार्ज लगा था, मेरा वाला पार्टी कमीशन ब्रोकरेज नहीं लगाया। वैष्णवी अपने प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करवाई थी, कुछ जनरल एक्सपेंसेस, मेरे नहीं लगा। वैष्णवी अलग रूट से मंगवाई तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट ज्यादा लग गया, वो भाई एयर मंगाया, भाई वाटर मंगवाया। तो ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउ है क्या? जो आप बोल रहे हो ना थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा सर, हाँ, तो वो अलाउड है माइनस करना। ओके। वैसे ही सर एडिशन भी कर सकते हैं कुछ चीजों में। आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, वैष्णवी को नहीं लगा था, अलग से कोई चार्जेस मेरे को लगाया मेरा पार्टी, जो वैष्णवी को नहीं लगा, तो वो सब ऐड कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो यही बात यहाँ पे बोला। ये सर एग्जाम में प्रैक्टिकली पॉसिबल आना नहीं है, थ्योरेटिकली है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिकल गुड्स क्या रूल क्या होता है, रूल 5 में सिमिलर गुड्स का रूल क्या है, रूल 7 और 8 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है। अब आखिरी बात सर, ये सब कोई तरीके से पॉसिबल नहीं है, आप क्या करें बोलो सर? न तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेने मांग रहा है गवर्नमेंट, न वैसा आइडेंटिकल या सिमिलर नेचर का कोई सामान आया, न एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कोई तरीके से वैल्यू निकाला जा सकता। अब क्या करें? बोलो, कोई है आंसर लास्ट बात का? सर गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑन बेस्ट जजमेंट, वो जो कस्टम ऑफिसर होगा ना या कस्टम डिपार्टमेंट, वो देर ऑन बेस्ट जजमेंट जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए एक रीजनेबल तरीके से जो उसको प्राइस लगेगा वो देगा। मतलब वो रीजनेबल तरीका ढूंढेगा अपने हिसाब से। मतलब अल्टीमेटली बॉल उसके कोर्ट में रह जाएगा लास्ट।